दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस समय की टॉप खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें भारत की रैपिड मिसाइल, जापान की तरफ से इंडियन नेवी को दी गई खास तकनीक, यूक्रेन दौरे को लेकर एक्सपर्ट की मोदी को चेतावनी, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में लाने के लिए अब कोशिशें बांग्लादेश द्वारा शुरू कर दी गई है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। सभी खबर बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी, अब वह सही साबित हो रही है। बांग्लादेश की उप प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं शिकायत में हसीना और उनके मंत्रिमंडल के पूर्व सदस्यों सहित 26 अन्य के खिलाफ कथित नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि शेख हसीना ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए अत्याचारों की जांच के लिए 2010 में इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT की स्थापना की थी। अब शेख हसीना के खिलाफ 3 केस इसी में दर्ज किए गए हैं, यानी कि जो संस्था शेख हसीना ने बनाई थी, अब वही संस्था उनके खिलाफ जांच करेगी। साथ ही आरोपी पाए जाने के बाद भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने का दबाव भी बनेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों यूक्रेन और भारत को लेकर सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। भारत और यूक्रेन के बीच में 30 साल हो चुके हैं राजनयिक संबंध स्थापित हुए, और ये इतिहास में पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है। नरेंद्र मोदी व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर एक्सपर्ट की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल इसका कारण यह है कि अभी तक यूक्रेन ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से युद्ध विराम लगाया जाए, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से भारी घुसपैठ की गई, जो कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी शांति समझौते पर एक बड़ा प्रहार है। ऐसे में इस मौके पर अगर भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करते हैं तो इससे कुछ भी परिणाम निकलकर नहीं सामने आएगा और हमें निराशा हाथ लगेगी। इसके साथ ही अलग अलग एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अभी तक भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया था, जो कि बिल्कुल सही था, लेकिन अब अगर भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करते हैं तो ये बात छुपा पाना बहुत मुश्किल है कि भारत के ऊपर वेस्टर्न देश और अमेरिका का दबाव नहीं है, यानी कि इन देशों के दबाव के कारण ही भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन के दौरे के बाद रूस के तेवर भी भारत के प्रति तीखे हो जाए। अभी हाल ही में खबर सामने आई थी कि रूस ने पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई की है। ऐसे में अगर भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जाते हैं तो रूस भी कुछ बड़े कदम उठा सकता है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह यूक्रेन दौरा सही है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसने एक खास तरह की क्षमता को हासिल कर लिया है। DRDO का कहना है कि वह अब किसी भी तरह का मिसाइल सिस्टम सिर्फ 3 से 4 साल में विकसित कर सकता है। इसमें एयर टू एयर, ग्राउंड टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम शामिल है। DRDO के चेयरमैन समीर V कामत ने बताया कि यह तेज विकास की क्षमता स्थानीय उद्योगों की बढ़ती ताकत के कारण है। ये उद्योग विकास परीक्षण में लगने वाले समय को कम करने में मदद कर रहे हैं। DRDO और भारतीय कंपनियों के बीच यह रणनीतिक साझेदारी देश की रक्षा क्षेत्र में एक नया मोड़ लाने वाली है। कामत के इस बयान से ये साफ होता है कि भारत अब मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर हो रहा है। साथ ही ये भी संभावना है कि भारत इस क्षेत्र में एक वैश्विक निर्यातक भी बन सके। आपको बता दें कि इस समय DRDO भारत के अंदर हर तरह की मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। उसमें फिर चाहे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो, जिसमें अग्नि सीरीज आती है, और ये हमें 5 से 6000 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है, जो कि भारत के दुश्मन देश के हर कोने तक पहुंचने की कैपेबिलिटी हमें देता है। इसके अलावा भारत चाहे तो अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल की दूरी को और भी बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत के पास सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर
मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि हर तरह की वैरायटी भारत के पास मौजूद है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता को हासिल कर चुका है, जो कि हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत जैसी परियोजना के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। वहीं भारत का अब अगला टारगेट हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि भारत ब्रह्मोस 2 के रूप में विकसित करने में लगा हुआ है। ये क्षमता हासिल करने के साथ ही भारत के बेड़े में हर तरह का हथियार शामिल हो जाएगा, जो कि दुश्मन देशों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। डीआरडीओ की इस खास क्षमता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और जापान को लेकर सामने आ रही है। दरअसल भारत और जापान के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की तैयारी हो रही है। इसके तहत भारत जापान से नौसेना के लिए एंटीना खरीदने की योजना बना रहा है। ये भारत को उसका पहला बड़ा रक्षा निर्यातक होगा। इस सौदे की घोषणा मंगलवार को दिल्ली में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान की जा सकती है। वहीं पर इस एंटीना की मदद से भारतीय नौसेना समुद्र में अपने दुश्मनों का शिकार करेगी। भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से परेशान है। चीनी नौसेना दक्षिण चीन सागर से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 के बाद से ये दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होगी। एनआईसी और अन्य जापानी कंपनियों द्वारा विकसित एंटीना का इस्तेमाल जापानी नौसेना पहले से ही करती है। उसने अपने एडवांस एस्कॉर्ट जहाजों पर पहले से ही इस एंटीना को लगा रखा है। ये एंटीना मिसाइलों और ड्रोन की हरकतों को तेजी से पता लगाने में सक्षम है। उन्होंने कहा है कि एंटीना के उपयोग से संयुक्त रक्षा अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेना में बेहतर तालमेल बनेगा और उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान करना भी आसान हो जाएगा। बैठक के पिछले संस्करण में दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की थी। ऐसे में आगामी बैठक में रक्षा उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। दोनों पक्ष संयुक्त अभ्यास की गुणवत्ता और मात्रा के साथ साथ क्वाड सदस्यों के मालाबार अभ्यास पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। एक्सपर्ट ने कहा है कि मंगलवार को होने वाली बैठक के एजेंडे में दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र की स्थिति भी शामिल होगी। आपको बता दें कि पिछली 2+2 बैठक में दोनों देशों के मंत्रियों ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को प्राप्त करने के साझा रणनीतिक लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया था। उन्होंने आसियान की एकता और केंद्रता के लिए अपने मजबूत समर्थन और हिंद प्रशांत पर एशियान दृष्टिकोण के लिए अपने पूर्ण समर्थन को भी दोहराया था, जो कानून के शासन, खुलेपन, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और समावेशिता जैसे सिद्धांतों को कायम रखता है। ये सभी कदम चीन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि जब भी इस पर्टिकुलर वाटर रीजन में स्वतंत्रता की बात होती है तो वह चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए ही कही जाती है। आपको बता दें कि जापान ने अगले 5 सालों के लिए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने और अपनी डिफेंस क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाने का टारगेट सेट किया है। अभी तक जापान की सुरक्षा अमेरिका करता हुआ आया है और अमेरिका से कई तरह के हथियार वगैरह जापान खरीदता है और अमेरिकी सेना भी जापान में मौजूद है। लेकिन जिस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध में जापान ने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने उस तरह से अपने सहयोगी देश की मदद नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी, उसको देखकर जापान ने अब ये खुद डिसाइड किया है कि हम अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि जापान टेक्नोलॉजी वगैरह के मामले में दुनिया के बाकी देशों से कहीं आगे है, लेकिन उसने कभी भी डिफेंस के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ले रखी थी और इसके लिए अच्छा खासा अमाउंट भी जापान अमेरिका को हर साल पे करता है। लेकिन जिस तरह से साउथ चाइना सी में लगातार टेंशन बढ़ रही है, उसको देखते हुए जापान ने यह डिसाइड किया है कि अगले 5 सालों में वे अपनी क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। ऐसे में जापान को शुरुआत में सहयोगी देशों की जरूरत होगी, जिसमें भारत एक अच्छी खासी भूमिका निभा सकता है और इसका फायदा इन फ्यूचर भारत को भी मिल सकता है, क्योंकि जापान पूरी तरह से एक कैपेबल देश है अत्याधुनिक हथियारों को बनाने में और वह ऑलरेडी रेलगन जैसे अत्याधुनिक और फ्यूचरिस्टिक वेपन का परीक्षण कर चुका है। ऐसे में भारत और जापान का सहयोग दोनों देशों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को जापान के साथ मिल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करना चाहिए या फिर भारत को अन्य देशों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जापान अभी नया प्लेयर है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।